हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर हम क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मैं 3 पार्ट लेकर आई हूं। फर्स्ट पार्ट में मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था, सेकंड पार्ट में मैंने FW टेलर के बारे में बताया था और आज जो ये थर्ड पार्ट है इसमें हम हेनरी फेयोल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसके 14 प्रिंसिपल्स को भी समझेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यदि मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं अकाउंटेंसी के वीडियोस भी बना रही हूं तो उन्हें भी ज़रूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हेनरी फेयोल के बारे में थोड़ा सा। इन्हें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा गया। जिस तरह FW टेलर को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के फादर कहा गया था, इन्हें जनरल प्रिंसिपल्स के फादर कहा गया। ये कौन थे? हेनरी फेयोल का जो बर्थ हुआ था वो 1841 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1925 में। ये एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ही जॉइन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी इन 1860। ठीक है ना, उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में एक कंपनी थी, माइनिंग कंपनी, जिसे ज्वाइन कर लिया था और बहुत ही जल्दी इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन हासिल कर ली थी 1888 में। जब इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन हासिल की थी तब जो कंपनी की स्थिति थी वो बहुत बुरी चल रही थी और कंपनी क्या होने वाली थी? बैंक इंसॉल्वेंसी कंपनी को होने वाली थी। लेकिन इनको बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज था, जिसके कारण इन्होंने अपने नॉलेज को उस कंपनी में लगाया और बहुत ही जल्दी कंपनी में ग्रोथ होने लग गई। जब ये रिटायर हुए, जब ये 1981 में रिटायर हुए, तब कंपनी की बहुत ही अच्छी पोजीशन थी। हेनरी फेयोल ने सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के। इन्हें 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हम एक एक प्रिंसिपल को अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि हेनरी फेयोल कौन थे। ठीक है, इनका जो पहला प्रिंसिपल था वो था डिवीज़न ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल ये कहते थे कि हर काम को करने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। डिवाइड करने से क्या होता है ना, जो काम की परफॉर्मेंस है, हर काम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है उस व्यक्ति को वो काम सौंप देना चाहिए ताकि वो उस काम को और अच्छे से करे। तो हेनरी फेयोल का फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीज़न ऑफ वर्क है, जो हर काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने की बात करता है। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकेंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये बोल रहे हैं कि हर कंपनी में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको अथॉरिटी दे देना चाहिए, क्योंकि अथॉरिटी देने से क्या होते हैं, वो उनमें ऑबिडेंस आता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 2 टाइप की अथॉरिटी बताई गई है। एक होती है ऑफिशियल अथॉरिटी, वह अथॉरिटी कहलाती है अथॉरिटी टू कमांड, एंड दूसरी होती है पर्सनल अथॉरिटी, जो अथॉरिटी कहलाती है अथॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल मैनेजर। ठीक है ना, अब ये अथॉरिटी फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है, दोनों तरीके की एक अथॉरिटी होती है। लेकिन जब हम किसी को अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं तब उस पर वॉच रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो उस अथॉरिटी का गलत फ़ायदा उठा रहा है, ऐसा हेनरी फेयोल का कहना है। तो इसका सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये कह रहे हैं कि डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन में। जब ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होता है तो वहाँ के काम करने वाले एम्प्लॉय में भी डिसिप्लिन होता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि सपोज मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन हैव टू एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट। मतलब मैनेजमेंट और लेबर ने एक एग्रीमेंट बनाया है जिसके अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर टास्क को पूरा करना है उसको जो लेबर है वो टाइम जो दिया है उसमें पूरा करेगी, उसको कोई भी सैलरी एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके बदले मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया है कि यदि आपने पर्टिकुलर टास्क एक टाइम में पूरा कर लिया तो आपको उस समय वेजेस में इंक्रीमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे डिसिप्लिन प्रोवाइड किया गया पहले मैनेजमेंट के द्वारा और उसी डिसिप्लिन को आगे बढ़ाया किसने? लेबर ने। तो इसका जो थर्ड प्रिंसिपल है वो कहता है कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को, एक जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उसको हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कही गई है कि जो एक सुपरवाइज़र है वो ही एक इंडिविजुअल को बोले कि आप ये काम करो। 2 सुपरवाइज़र अलग अलग डायरेक्शन जब देंगे एक ही समय में तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड को नहीं माना जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड ये कहती है कि एक यदि कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको उसका
उसका सुपीरियर हमेशा एक होना चाहिए, उसके ऑर्डर को ही उस व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। यदि दो दो लोग अलग अलग बातें करेंगे तो फिर यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जिस तरह से यूनिटी ऑफ कमांड होता है उसी तरह से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है। ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव। ये कह रहे हैं कि जो फर्म काम कर रही है उसमें जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर किसी एक टास्क के लिए जैसे 10 एम्प्लॉय हैं उनको बोला गया है कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, तो उनको उस 10 के 10 एम्प्लॉय को एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक रुका हुआ है, एक कोई काम अलग कर रहा है, दूसरा काम एक अलग कर रहा है, नहीं, उनका जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेम होना चाहिए। यही हेनरी फेयोल का यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फिफ्थ प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। फिर 6th प्रिंसिपल की तरफ आते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो यहाँ पर बात को ध्यान से समझना, ये क्या कह रहे हैं, द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। देखो हर व्यक्ति अपने अलग ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। इंडिविजुअल काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, क्योंकि उसे अच्छी सैलरी चाहिए, या हो सकता है उसे अच्छी पोजीशन चाहिए, वो बहुत करियर को बारे में सोचता है। कंपनी काम कर रही है क्योंकि उसे प्रॉफिट अर्न करना है, उसे अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हम सबका ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए, जनरल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि जब हम उस जनरल ऑब्जेक्टिव के पीछे भागेंगे तभी हमारे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे होंगे। तो यहाँ पर वही बोला गया है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में मिलाकर आगे बढ़ना, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो हमेशा जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको सही सैलरी या रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे कम सैलरी पर हायर कर लिया और उससे बहुत सारा काम करा रहे हैं। तो हर एम्प्लॉय को उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, और उस सैलरी के हिसाब से ही जब उसे अच्छी सैलरी प्रोवाइड होती है तो वो और अच्छे से काम करता है। तो यही इसका 7th प्रिंसिपल है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। देखिए बच्चों, जब आप एग्जाम देंगे ना तो इसमें आपको केस बनाकर क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो अभी कॉन्सेप्ट समझ लो। सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है, व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वेस्टेड ओनली 1%, ठीक है ना। जब उसे क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन, जब डिसीजन लेने की अथॉरिटी सिर्फ एक व्यक्ति के पास है जो हायर लेवल पे है, और बाकी जो लोअर लेवल के लोग हैं वो सिर्फ एम्प्लॉय के तौर पर काम करते हैं, तो उसे कहते हैं ये सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब यहाँ पर डिसीजन एक ही व्यक्ति द्वारा लिया जाता है। लेकिन जब डिसीजन लेने का काम मोर देन 1 पर्सन इज नोन एज अ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। जब डिसीजन की अथॉरिटी एक से ज़्यादा लोगों के पास होती है तो उसे क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब ये कैसे हम इनको समझेंगे, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें 500,000 लोग काम करते हैं, वहाँ पर कभी भी सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। वहाँ हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन होता है, क्योंकि एक व्यक्ति इतने सारे डिसीजन नहीं ले सकता। वो डिफरेंट लेवल्स बनाता है और डिफरेंट लेवल पर लोगों को अथॉरिटी देता है, फिर वो लोअर लेवल के लोगों को काम करने के लिए बोलते हैं, फिर लोअर लेवल वाले और जो नीचे वाले लेवल हैं उनको बोलते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है। और सेंट्रलाइजेशन मतलब जो ऊपर वाला बोलेगा वही फाइनल होगा, वही डिसीजन लेगा, छोटी छोटी चीज़ों का डिसीजन वही लेगा। ऐसा नहीं होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में सभी इंडिविजुअल जो चेन बनी हुई है उसके हिसाब से काम उन्हें सौंपे जाते हैं और वो अगले लेवल पर उसे ले जाते हैं। यही चीज़ इसे लिखी हुई है। देखो फॉर एग्जाम्पल, पंचायत इज आवर कंट्री हैव बीन गिवन मोर पावर टू डिसाइड एंड स्पेंड फंड जनरेटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। जो हमारे पीएम साहब हैं वो थोड़ी जाके गांव-गांव का हिसाब किताब देखते हैं। उन्होंने क्या करी हुई है, वहाँ पर पंचायत रखी हुई है कि पंचायत को वो पैसा देंगे और फिर पंचायत फैसला करेगी कि उन पैसे का कैसे खर्चा करना है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, स्कॉलर चेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्कॉलर चेन। ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। देखो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सुपीरियर भी होते हैं और सबऑर्डिनेट भी होते हैं। अब उनके अकॉर्डिंग हमेशा
यदि किसी को एक बात अपनी कहनी है, ठीक है, लोअर लेवल का एक एम्प्लॉय है, उसे डायरेक्टर को कोई बात कहनी है तो वो डायरेक्ट नहीं कहेगा, वो पहले उसके ऊपर वाले लेवल पर जाएगा, फिर उसके ऊपर वाले लेवल पर जाएगा, फिर ऊपर तक ये बात पहुंचेगी। तो ये पूरा पढ़ने की जगह यहाँ पर देखो स्कॉलर चेन का ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है जिसे मैं आपको समझा देती हूँ। देखो ये यहाँ पर ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ठीक है, ये L, M, N, O, P, ठीक है। अब यदि E को, ठीक है, E को कोई बात कहनी है किससे, O से, ठीक है, E को कोई बात कहनी है O से, तो वो क्या करेगा, E पहले जाएगा D के पास, ठीक है, फिर D जाएगा C के पास, फिर C B को बोलेगा, फिर B A को बोलेगा, फिर A L को बोलेगा, L M को बोलेगा, M N को बोलेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्कॉलर चेन ये कहती है कि कभी भी आप डायरेक्ट यहाँ से डील नहीं कर सकते हो O से, ठीक है। अब ये एक तरह से इसका डिसएडवांटेज भी हो जाता है, ठीक है ना, ये एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि भैया हमें तो इतनी जरा सी छोटी सी बात कहनी है, हम इतने लोगों को क्यों बताएं, हम डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। फिर हेनरी फेयोल ने इसी चीज़ में सुधार करते हुए ये लेकर आए गैंग प्लैंक, ठीक है ना। अब ये गैंग प्लैंक क्या कह रहा है कि यदि ई को छोटी सी बात करनी है तो वो डायरेक्ट ओ से कर सकता है। ये एक उन्होंने छूट दी है कि यदि ई को छोटी सी बात करनी है तो वो डायरेक्ट ओ से वो बात कर सकता है, उसे इतने लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्कॉलर चेन का प्रिंसिपल ये कहता है कि आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हो, आपको पूरे एक एक जो आपके चेन चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो ये दोनों ही बातें इसमें कही गई हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू फेयोल प्यूपिल एंड द मटेरियल मस्ट बी सुटेबल प्लेस एंड द अप्रोप्रिएट टाइम टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी। इसके लिए क्या है, ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर ऑर्डरलीनेस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि यदि उसे प्रॉपर तरीके से हर चीज़ का ऑर्डर मिलेगा तो वो उस काम को और प्रॉपर तरीके से करेगा। तो यहाँ पर हेनरी फेयोल कह रहे हैं कि हर काम ऑर्डरलीनेस से होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी क्या कह रही है, इक्विटी कह रही है कि गुड सेंस एंड द एक्सपीरियंस are needed to ensure the fairness of all employee who should be treated to the fair and possible। देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 लेवल में काम करती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अब यहाँ पर हर लेवल पर जो काम करने वाला व्यक्ति है ना उसकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जो टॉप लेवल पे है उसकी अलग इम्पोर्टेंस है, जो मिडिल लेवल पर है उसकी अलग इम्पोर्टेंस है, जो लोअर लेवल पर है उनकी अलग इम्पोर्टेंस है। तो हर लेवल पर काम करने वाला व्यक्ति इम्पॉर्टेंट होता है। तो उन्हें कभी ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि यार तुम लोअर लेवल पर काम कर रहे हो, तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, तुम्हें कम सैलरी मिलती है, तुम्हारा कम टाइमिंग है। सभी लोगों के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो इक्विटी वाला होना चाहिए। जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोग हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं उनमें आपस में इक्विटी बनी रहे, किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ये हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल 11 कहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल ये कह रहा है कि जब आप लोगों को हायर कर रहे हैं, जब आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, ऐसे समय आपको लोगों की जिन एम्प्लॉयज़ को आप हायर कर रहे हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उसी समय ले लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप कईयों बार ऐसा होता है कंपनी एम्प्लॉयज़ को हायर करती है और फिर उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति इस चीज़ में स्पेशलाइज नहीं है तो उसे कंपनी से फायर कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जब जो एम्प्लॉय को हायर किया जाता है उसके मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में मुझे काम करने को नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है मुझे थोड़े समय बाद निकाल दिया जाएगा। तो उनके मन में ये स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं, अब आप फाइनली हायर हो गए हो, अभी कंपनी से आपको नहीं निकाला जाएगा। तो ये जो 12th प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का प्रिंसिपल कहलाता है, ठीक है। इनिशिएटिव, ठीक है, वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट द प्लान एंड इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू फेयोल। इनिशिएटिव मीन्स क्या होता है, टेकिंग अ फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन। मतलब क्या होता है ना, जितने भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यदि वो कोई राय दे रहे हैं, यदि वो कोई बात कर रहे हैं तो उनकी बात को सुनना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि हमारी कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ
ग्रोथ हो सके। अ गुड कंपनी शुड हैव एंड द एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम वेयर बाय द इनिशिएटिव सजेशन विच रिजल्ट ऑफ द सब्सटेंशियल कॉस्ट टाइम रिडक्शन शुड बी रिवॉर्डेड। ये कह रहे हैं जो अच्छी कंपनी होती है ना वो हमेशा लोगों के सजेशंस को सुनती है, ठीक है। अब लास्ट जो प्रिंसिपल कहता है, ये कहता है स्प्रिट डे कॉर्प, मतलब हमें यहाँ पर टीम के साथ काम करना चाहिए। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टू टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉय। अकॉर्डिंग टू फ्यूल मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमेशा जो फर्म काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उसे टीम के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। अकेले इंडिविजुअल को यहाँ पर प्रमोट नहीं किया जाता है, टीम वर्क को प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल के पढ़े, जिसके साथ हमारा चैप्टर 2 एंड हो गया। अब चैप्टर 3 के लिए तैयार रहिए।